नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मगध प्रज्ञा में। एक बार फिर से हम अपने जो साइंस का चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम यानी दहन और ज्वाला, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा आज आपको ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप अपने बुक में भी देखें तो सबसे पहला तो आपका यही है कि व्हाट इज कंबशन, यानी कंबशन और फ्लेम है क्या। आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि दहन और ज्वाला क्या है। ठीक है, तो इन सबको एक एक करके डिटेल से हम अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अच्छे से शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा कंबशन। ठीक है, सबसे पहले जैसे ये हमारा है कि कंबशन एंड फ्लेम, तो सबसे पहले यही है कि व्हाट इज कंबशन। हमें कंबशन क्या है यानी दहन क्या है वो हमें जानना पड़ेगा। तो देखिए कंबशन क्या है। कंबशन का डिफिनेशन देखिए, इट इज अ केमिकल, सॉरी एक वर्ड यहाँ पर हमसे छूट गया है, प्रोसेस। ठीक है, तो इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट। यहाँ पर हीट के साथ साथ वो लाइट जो भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है, जो भी सब्सटेंस कंबशन यानी जल रहा है, तो वो हीट के साथ साथ वहां पर लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइट में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कि इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड याद रखना है, यानी कि केमिकल प्रोसेस याद रखना है आपको, और किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ। अब देखो, इसको आप सीधा ये भी बोल सकते हो, इट मीन्स अ बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। मतलब कंबशन मीन्स ये भी हो सकता है कि किसी भी वस्तु का जलना। ठीक है, अब यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर आया केमिकल प्रोसेस, तो जैसे यहाँ पर केमिकल आया उसी से एक टर्म आता है हमारा केमिकल चेंज। तो अब ये केमिकल चेंज क्या है, तो देखिए केमिकल चेंज का मतलब हो गया इरिवर्सिबल। इसका मतलब कि जब अगर मान के चलिए फिजिकल चेंज हुआ तो वो दोबारा चेंज बदल सकता है, लेकिन केमिकल चेंज अगर हुआ तो वो कभी बदल नहीं सकता। जैसे अगर मान के चलो आप कोई भी चीज है उसको आप जला देते हो, तो जलाने के बाद उसको फिर वही ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो ना। जैसे अगर आप लकड़ी को जला रहे हो, तो लकड़ी को अगर आपने जला दिया, उसके बाद फिर जलने के बाद आप लकड़ी को तो नहीं बना सकते। तो इसका मतलब इरिवर्सिबल। ठीक है, तो ये अपने मतलब कोई भी जो है जलने के बाद एक ऐसा चेंज है जहां से कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा और वो परमानेंट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर लकड़ी जलाओ, वुड जल गया, हमारा हमारा जो लकड़ी है वो जल गया। अब लकड़ी के जलने के बाद क्या वो दोबारा लकड़ी नहीं बन सकता, नहीं बनेगा। लेकिन उससे जो हमारा हमें राख मिला यानी ऐश मिला, तो वो तो हमारे पास न्यू सब्सटेंस है। तो उसी तरीके से यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा, लेकिन और वो जो न्यू सब्सटेंस होगा वो परमानेंटली फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हर जगह हर कंडीशन में ऐसा है कि कंडीशन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या हर जगह कंबशन हो जाएगा। ठीक है, कि क्या हर जगह आग लगेगी, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ मतलब कंडीशन है, तो कंडीशन रिक्वायर्ड टू फॉर कंबशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा होना चाहिए कंबस्टेबल सब्सटेंस। अब इन सब के बारे में हम अच्छे से भी जानेंगे। सबसे पहला है हमारा कंबस्टेबल सब्सटेंस। ठीक है, कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी कि जो जलने योग्य हो, कोई भी चीज हो जो जल सकता हो। ठीक है, अब जैसे आप ये जो कैप है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो आप अगर इसको जलाओगे तो ये तो जल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मान के चलिए कोई पत्थर है, तो आप पत्थर को तो नहीं जला सकते, लेकिन इसको जला सकते हो। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस ही वहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए। वहां पर ऑक्सीजन जो है यानी कि प्राण वायु जो है वहां पर रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना कि वो रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इसीलिए O2 यानी हमारा ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। फिर इग्निशन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर होना चाहिए तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा टेम्परेचर लो हो जाए, हाई हो जाए। मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए जहां पर हम आग
जला सके। तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये तो अभी है, हम ये कंबशन के बारे में जानेंगे। फिर अगला बार हम जानेंगे, अगले स्लाइड में हम जानेंगे, अगले स्लाइड में जानेंगे कि जो कंबस्टेबल सब्सटेंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस के बारे में जानेंगे, फिर इग्निशन टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये करते हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम जानेंगे, जैसे हम पिछले स्लाइड में देखे थे कि जो हमारा कंबस्टाइल सब्सटेंस था, और हम फिर बोले थे आपको कि नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस देखेंगे, फिर इग्निशन टेम्परेचर देखेंगे, फिर इन्फ्लामेबल सब्सटेंस देखेंगे। और एक क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो आप को हम देंगे, वो उसका आंसर आप नीचे कमेंट में हमको करके देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो है हमारा सब्सटेंस, यानी कितने टाइप्स के सब्सटेंस। तो यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं, एक कंबस्ट इस चैप्टर के मुताबिक। ठीक है, तो एक कंबस्टाइल सब्सटेंस हो गया, एक नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए कंबस्टाइल सब्सटेंस, देखो कंबस्टाइल कुछ रिलेट करो कंबसन से, तो कंबसन और कंबस्टाइल यानी कि सॉरी कंबस्टाइल कंबस्टेबल। ठीक है, तो कंबस्टेबल सब्सटेंस कुछ रिलेट करो कंबसन से, तो कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी और कंबशन इससे रिलेट करो। अब देखो इसमें कंबशन हो रहा है यानी जल रहा है, तो और ये सब्सटेंस है कंबस्टेबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टेबल। तो मतलब मीनिंग से ही पता चल रहा है कि सब्सटेंस विच कैच फायर इजीली, यानी वैसे सब्सटेंस जो कि फायर को कैच कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जैसे अगर आप माचिस को जलाते हो तो माचिस में जैसे ही आप ये करते हो तो वो तुरंत फटक से ही जल जाता है। तो उसी तरीके से वैसे सब्सटेंस जो कि फायर इजीली कैच कर लेते हैं, वो उसको हम कहेंगे कहेंगे कंबस्टाइल सब्सटेंस। और नॉन कंबस्टाइल वैसे सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर, यानी फायर वो कैच ही नहीं करेंगे। अब एग्जांपल में ग्लास और स्टोन हो गया, इसके एग्जांपल में पेट्रोल और केरोसिन हो गया। अब जैसे देखो ग्लास और स्टोन में क्या आग मतलब जल सकता है? तो वो तो नहीं जल सकता, क्योंकि ग्लास को आप जला नहीं सकते, यानी शीशे को आप जला नहीं सकते हो। ठीक है, मतलब एक तरीके से वो, और स्टोन को भी आप नहीं जला सकते हो। तो ये एग्जांपल हो गया जो कि नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है। ठीक है, अब है हमारा इग्निशन टेम्परेचर, यानी इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या? तो देखो अभी हमने आपको पिछले स्लाइड में हमने आपको बताया था कि जो अगर फायर कंबशन आपको करना है, तो कंबशन करने के लिए कुछ चीजें रिक्वायर करती है, वो कुछ चीजें होती है। तो पहला तो हो गया हमारा कंबस्टेबल सब्सटेंस, दूसरा था हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा था हमारा इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या? तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर, यानी कि ये बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, यानी लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें जो हमारा सब्सटेंस है, यानी कौन सा सब्सटेंस? तो कंबस्टेबल सब्सटेंस। ठीक है, ये वाला जो सब्सटेंस है कंबस्टेबल सब्सटेंस, वो कि इजिली फायर कैच करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है हमारा कि कम, जैसे यहाँ पर है ना कि लोएस्ट टेम्परेचर, तो इसका अगर आप एग्जांपल इग्निशन टेम्परेचर का एग्जांपल में ये करोगे, ये कि मतलब इग्निशन टेम्परेचर का मतलब कि वैसे सब्सटेंस जो कि फायर को इजीली कैच कैसे करते हैं, मतलब जो कि फायर को आसानी से इजीली सब्सटेंस कैच फायर, यानी इजीली जो फायर कैच करते हैं, तो उसका एग्जांपल में आप लिख सकते हो पेट्रोल और केरोसिन। ठीक है, फिर इन्फ्लामेबल सब्सटेंस। अब इन्फ्लामेबल सब्सटेंस का क्या मतलब है? A substance which can a very low ignition temperature in which a substance catch fire easily with flame. ठीक है, अब देखो इन्फ्लामेबल सब्सटेंस, नाम में ही इसका फ्लेम शब्द छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है वो भी फ्लेम के साथ बनता है। समझो कैसे, देखो इसका सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ो डेफिनेशन एक बार फिर से, मैं हट जाता हूँ। A substance which can very low ignition temperature in which substance catch fire easily with flame.
ठीक है। तो इससे आपको क्या मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर अब हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या कि अब सब्सटेंस विच कैन ये सॉरी a substance which can very low ignition temperature in which substance catch fire easily with flame। समझ में आया कुछ? तो आप तो जानना चाहिए, जैसे देखो ये ऐसा इनफ्लामेबल सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें फायर जो जो जिसका वेरी बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर होता है। इग्निशन टेम्परेचर इज बहुत ही लो होता है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो होता है, ठीक है, नीचे आ जाता है। और फिर भी जो सब्सटेंस है वो फायर को बहुत ही आसानी से कैच कर लेता है, ठीक है, आसानी से कैच कर लेता है। और विद फ्लेम, अब फ्लेम का मतलब क्या हो रहा है, बार बार हमारे चैप्टर में भी है फ्लेम फ्लेम फ्लेम, ठीक है। तो पहले हम इन सब चीजों को दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आपको हम फ्लेम का ये देंगे। अब देखो कंबस्टेबल सब्सटेंस, यानी कि वैसे कंबस्टेबल का कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल, कंबस्टेबल जो कि फायर को इजीली कैच करेंगे और नॉन कंबस्टेबल नहीं करेंगे। फिर एग्जांपल में पेट्रोल और केरोसिन और ग्लास और स्टोन हो जाएगा, दोनों की एक मिलके में। और इग्निशन टेम्परेचर का मतलब इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर इन विच सब्सटेंस कैच फायर। फिर इन्फ्लामेबल सब्सटेंस, अ सब्सटेंस व्हिच कैन वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर इन विच सब्सटेंस कैच फायर इजीली विद फ्लेम, ठीक है। अब देखो फ्लेम, जैसे ये है माचिस। अब हम अगर आपको इस जैसे इसको ये हम जलाते हैं, अब ये जल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो आपका ये ऊपर वाला जो जल रहा है, तो ये क्या है, ये यही है एक तरीके का फ्लेम। क्यों? तो यहाँ पर जो क्योंकि ये एक तरीके का आकार बना रहा है ना, अच्छे से बना रहा है, इसीलिए एक तरीके का फ्लेम है। अब जैसे यहाँ पर हम अभी लाइट को ऑफ करके आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर अभी आपको बहुत ही कम दिखाई दे रहा होगा, अब हम अच्छे से इसका एग्जाम्पल देखिएगा बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके अंदर अभी हम बता देते हैं कि यहाँ पर जैसे भी मेरा पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है होगा, जैसे हम इसको जलाएंगे तो आपको एक तरीके का फ्लेम का स्ट्रक्चर दिखेगा, उसके अंदर 2-3 लेयर दिखाई देगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे हम इसको अब जलाते हैं, ध्यान से देखो, जब ये जल रहा है तो पहला तो ऊपर एक ब्लू ब्लू है, फिर अंदर अंदर है, जैसे कि धीरे धीरे जो है ना कि अलग अलग, पहले में ऊपर में ब्लू है, फिर येलो है, उसके अंदर थोड़ा ब्लैक जैसा है। तो इस तरीके से कोई ये जो स्ट्रक्चर ले रहा है, जैसे ये माचिस को मैंने जलाया, ये स्ट्रक्चर जैसा ले रहा है, तो यही है फ्लेम, क्योंकि यही जो स्ट्रक्चर है ना वो फ्लेम है। अब ऐसा आपको कैंडल में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसी टाइप का स्ट्रक्चर जैसा कि आप जो देखते हैं कैंडल में भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि कैंडल में खड़ा रहता है ये कैंडल, तो उस तरीके का ऊपर में आपको दिख रहा होगा। तो ये होता है कि कंबशन, यानी कंबशन सॉरी फ्लेम। तो ये फ्लेम का स्ट्रक्चर आप देखें। अब हम इसके बाद फ्लेम के बारे में अच्छे से डिस्कस करें, तो हम लाइट ऑन कर देते हैं। तो लाइट्स अब ऑन हो चुकी है, तो आपने जो कंबशन देखा, इस माचिस से हमने जलाया, तो आपने देखा कि कैसे फ्लेम बन रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। व्हाई पेट्रोल कैच फायर इजली देन केरोसिन, जो हमारा पेट्रोल है वो फायर को कैसे कैच कर रहा है केरोसिन इजली, केरोसिन से पहले पेट्रोल कैसे फायर कैच कर रहा है, ठीक है। तो उसका आप आंसर आप हमको कमेंट्स में बताएंगे। तो इतना हम आपको हिंट देते हैं, आपके पास एक हिंट है, हिंट आपके पास क्या है कि ये क्वेश्चन रिलेटेड है इग्निशन टेम्परेचर से, ठीक है। किससे रिलेटेड है? इग्निशन टेम्परेचर से। इग्निशन टेम्परेचर से ये रिलेटेड है। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे कि आपने तो क्या सर, आपने तो मतलब आंसर ही बता दिया। तो हाँ, इसी से रिलेटेड है आंसर। आपको बस इसको एक सेंटेंस में अच्छे तरीके से बना करके बताना है, और क्या होगा कैसे होगा बस आपको ये बताना है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर हमें बता दीजिएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक अभी आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले तो हम यही देखें कि कंबसन किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि केमिकल चेंज के बारे में देखें, फिर क्या हम ये भी देखें कि क्या 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 रिक्वायर करता है हमारा जो है कि
कंबस्ट होने में क्या क्या रिक्वायर करते हैं, तो उसमें हम देखें कंबस्टेबल सब्सटेंस, फिर सब्सटेंस मतलब फिर कंबस्टेबल सब्सटेंस देखें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इग्निशन टेम्परेचर, और इसमें हम उन दोनों का वेल लेवल डेफिनेशन देख लिए, अच्छे से समझ लिए। उसके बाद हम इन्फ्लामेबल सब्सटेंस देख लिए और एक क्वेश्चन भी आपके लिए हम दे दिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, यानी फ्लेम कैसे है। लेकिन अब देखो फ्लेम के बारे में जानेंगे, लेकिन मैं अभी आपको बोलूंगा कि फ्लेम के बारे में हम जानने से पहले, फ्लेम के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हाउ डू वी सेव फ्रॉम, नहीं वो क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप उतना लंबा चौड़ा आंसर अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। बस उसका हम एक हिंट देते हैं, जो फायर एग्जॉस्टर है, यानी कि उसमें हम आप उससे कैसे ये करते हो। तो देखिए हम आग से सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, हाउ डू वी सेव फ्रॉम फायर। अब देखो कि उसमें से आग से सुरक्षित रहने के लिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, लेकिन अब आपको उसको वेल लेवल सेंटेंस में कन्वर्ट करके खुद से लिखना है और समझना है, क्योंकि ये आपके बुक में उतने अच्छे से नहीं दिया गया एनसीईआरटी में, लेकिन आपसे ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर आग लग जाए तो वहां पर बहुत सारे लोग पानी से बुझाने लगते हैं, लेकिन पानी वहां पर कम नहीं, मतलब पानी यूज होगा लेकिन तब नहीं यूज होगा जब कोई इलेक्ट्रिसिटी से आग लगा हो, ठीक है। तो उस समय पानी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से और पानी में अगर आप दोगे तो वो आग आग और बढ़ेगा, इसलिए पानी का यूज कम करें। सबसे पहले आपको आपके लिए वहां पर यूज होगा जो कि होगा सैंड, ठीक है। सैंड जिसे आप बालू भी कह सकते हो, मिट्टी भी आप कह सकते हो एक तरीके से। सैंड से को अगर आप किसी भी आग पर आप फेंकते हो, गिराते हो, तो वो बहुत जल्दी बुझ जाता है। अब दूसरा आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग वहां पर बालू क्यों फेंकते हैं। अब जैसे देखो अगर कहीं पर आप पेपर को जलाते हो, तो पेपर को जलाते हैं आप क्या करते हो, तो उस पे अगर आप पैर से उसे दबा देते हो, जब दबाने से पैर से वो आग बुझ जाता है। तो इसीलिए वहां पर ये जो जब उसको दबा देता है तो वहां पर क्या होता है, अब इसको डिटेल्स में समझो। जैसे ही अगर आप इन सबको पहले इरेज करते हैं उसके बाद हम समझ लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे आप देखो सब्सटेंस जो कि फायर कैच इजीली कर रहा है, तो वैसे सब्सटेंस को हम क्या मतलब जो अब कहेंगे वो सब हम तो जान चुके हैं। अब जैसे हम फायर से सेफ कैसे रहेंगे उसके बारे में जानेंगे, तो उसको हम अच्छे से आपको समझा देंगे। बस आपको ये करना है कि आपको घर पे ट्राई नहीं करना है, लेकिन अपने पेरेंट्स से पूछना है कि अगर घर में आग लगती है किसी भी ये से, तो आप उससे सेफ रखने के लिए कैसे रहते हो, तो उससे सेफ रहने के लिए आप क्या करते हो, मतलब कैसे आग को बुझाते हो, उस वो आपको जानना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स से पूछ के आग लगा के ट्राई नहीं करना है आपको कि हाँ भैया आग लगा लिया, उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे उससे बचा जाए, ठीक है। आग बहुत खतरनाक चीज होती है। आपने कहावत भी सुनी होगी कि अगर आग को आप चूल्हा में रखिएगा तो आपको स्वादिष्ट भोजन पका के देगा, लेकिन वही आग अगर आप छपरी पे रखिएगा तो आपके घर को जला देगा। तो इसी तरीके से आग से आपको नहीं खेलना है, ठीक है। आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है, और उसके लिए आपको एक तरीके बताना है कि आप पेरेंट्स आपको कैसे बताते हैं सेफ रहने के लिए फायर से। अब उससे आप अगर जैसे भी अगर आप फायर से सेफ रहते हो, वो जो आपके पेरेंट्स बताएंगे कि कैसे आपके घर में अगर आग लग जाए तो आप उससे ये करते हो, वो आप कमेंट करके बताएंगे। अभी हमने बताया आपको सैंड के बारे में, ठीक है। अब देखो सैंड कैसे फायर को आग को बुझा देता है। तो देखो आग कैसे, आग आपने क्लास 7th में इंग्लिश के बुक में भी पढ़ा होगा कि आग कैसे ये होता है, और क्लास 7th के साइंस में भी पढ़ा होगा कि आग कैसे बनता है, आग कैसे ये होता है। तो सबसे पहले तो कंबस्टेबल सब्सटेंस चाहिए, है ना। कंबस्टेबल सब्सटेंस चाहिए, प्लस में उसको ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए, प्लस में उसको हीट चाहिए। अब देखो जब आग ये चाहिए, अब आग लगता है तो आग आप जैसे देखो कंबस्टेबल सब्सटेंस, अब सब्सटेंस में ही आग लगेगा ना,
और कोई चीज में नहीं लगेगा ना। जैसे अभी हम माचिस को जला रहे थे, तो माचिस में को जला रहे थे, तो उसमें हम जैसे ये है, तो ये माचिस की तीली में हम आग लगा रहे थे ना, तो माचिस की तीली में आग जब लगा रहे थे तो जल क्या रहा था, जल लकड़ी लग रही थी। अगर आप बोल हम इस चीज में से किसी एक को भी हटा दें तो आग बुझ जाएगी। तो क्या हम इन्फ्लामेबल सब्सटेंस को हटाएंगे, तो आग को तो छूना पड़ेगा, तो ये तो प्रोसेस हमारा खराब हो जाएगा, सॉरी कंबस्टिबल सब्सटेंस को। लेकिन क्या हम ऑक्सीजन को हटा सकते हैं, तो जी हाँ, हम बिल्कुल हटा सकते हैं। क्या हम हीट को हटा सकते हैं, तो जी हाँ, हम बिल्कुल हीट को भी हटा सकते हैं। अब समझो कैसे, हम दो एग्जांपल लेंगे और दोनों से बढ़िया से समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये किया जाता है। तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो अभी हम पानी पी के तैयार हो चुके हैं। अब देखिए सैंड से हम किस तरीके से, जैसे कि आग लग जाए तो सैंड से कैसे बुझा सकते हैं। हमने आपको अभी एग्जांपल में बताया कि अगर कोई भी पेपर आपका फायर कैच कर रहा है, जैसे ये पेपर है, अगर मैं इसमें आग लगाऊं तो ये फायर कैच करेगा। लेकिन अगर आप जैसे मान के चलो ये बोतल है, अब आप इसको नीचे रख दिए जमीन पर, तो मान लो जमीन मेरी हाथ है और ये मेरा पैर है, आप इसको इस तरीके से दबाते हो, तो दबाने के कारण क्या होता है, दबाने के कारण वहां पर से जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो तो हट जाता है, ठीक है। अब समझे कि वहां से हम ऑक्सीजन हटा दे रहे हैं, तो इसी तरीके से वहां पर हम ऑक्सीजन को हटा दे रहे हैं। अब देखो जैसे वहां पर से ऑक्सीजन हट जाएगा यानी फायर बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तब तो फायर होगा, मतलब फायर कैच करेगा। अब देखो फायर जब सैंड से हमारा कैसे फायर होगा, ये आपको आइडिया लग रहा होगा। अगर आप सैंड कहीं भी आग लगता है तो आप सैंड वहां पर फेंकते हो, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर आग लगी है, ये जगह है, यहाँ पर आग लग गई है। अब इस पर आपने अब क्या किए, यहाँ पर आपने सैंड गिराया। एक मिनट अच्छे से बनाते हैं। जैसे ये क्या था, ये था, अब ये एक डब्बा है जिससे आप यहाँ पर सैंड गिरा रहे हो, ये आग लग गया वहां पर आप सैंड गिरा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप सैंड गिराए तो यहाँ पर एक लेयर बन गया सैंड का, ठीक है। अब ये लेयर क्या करेगा, जब ये लेयर जम जाएगा किसी भी चीज पर, अगर आप जैसे आप ठंड में स्वेटर पहनते हो तो यहाँ पर लेयर जम जाता है, तो यहाँ पर आपको ठंड नहीं लगती, ये आपको गर्म कर देता है, क्योंकि यहाँ पर ठंड आप ये में नहीं आ रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब लेयर जम जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन जितना था वहां तब तक तो जलेगा, जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब वहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहेगा तब तक जलेगा। लेकिन यहाँ पर हम ऊपर से बंद कर दिए, अब ऊपर से ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा तो आग तो लग नहीं सकता, यानी ये फायर नहीं कैच करेगा, फायर जो है कैच नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हमारा एब्सेंट हो गया, ऑक्सीजन जो है खत्म हो गया, ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे फायर है, अब देखो हम हीट कैसे हटा सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि जैसे कोई भी बड़ा सा आपके घर में अगर मान के चलो कंबल हो या रजाई हो, तो उसमें उसमें अगर आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आग लगी हो तब आप इसका ये करेंगे। लेकिन जब नॉर्मल वे में आग लगी हो तो तब आप क्या करेंगे, तब आप वहां पर डायरेक्ट पानी नहीं फेंकेंगे, ठीक है। उसको शांत करने के लिए, आग को शांत करने के लिए आप कोई भी, जैसे ये मान के चलो ये कपड़ा है, अब इस कपड़े से आप क्या करोगे, इसमें जैसे ये अच्छे से हम इसमें ये करेंगे, तो ये जो है इसमें से आप क्या करोगे, इसमें आप पानी भिगा लोगे, और बड़े, ये मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन वहां पर बड़े से ये पे अब जब वहां पर फेंकोगे तो उसमें क्या होगा, वहां से दो चीजें होंगी। एक तो हमारा जैसे वहां पर अगर आपके घर में लगी हो तो एक तो हमारा वहां से ऑक्सीजन का भी कनेक्शन खत्म हो जाएगा, दूसरा हमारा हीट भी खत्म होगा। कैसे समझो, पानी क्या होता है, ठंडा होता है, तो पानी को अगर आप किसी जैसे किसी भी कोई भी गर्म चीज उस पे पानी, ठंडे पानी को आप डालोगे तो ठंडे पानी के डालने से वो क्या होगा, वो तो पूरा ठंडा हो जाएगा, यानी कि वहां पर हीट का एब्सेंस हो जाएगा, हीट खत्म खत्म हो जाएगा, यहाँ हीट नहीं रहेगा। अब ऑक्सीजन जब
वो बड़ा सा ये है। तो जैसे इसमें मान के चलो अभी अगर यहाँ से ऑक्सीजन इससे थोड़ा बहुत क्रॉस हो रहा है, लेकिन अगर इसमें पानी जम जाए इसके हर यहाँ पर जो भी छोटा बहुत छेद है, जिसको आप अगर टेलीस्कोप से ये सॉरी माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको दिखे, तो वहां पर आप इसके छोटे छोटे होल को आप देख सकते हो। तो उसमें पानी जम जाएगा। एक तो हीट का एब्सेंस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीजन का भी एब्सेंस हो रहा है, जिससे आप फायर को ये कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा, अगर आप ये जैसे इन सब जो हम आपको बताया, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको आग लगा के ट्राई करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको आग नहीं लगाना है, लेकिन हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप देखिए कैसे, जैसे हम यहाँ पर पानी ले लिए, अब हम इसमें पानी यहाँ पर हम ये ले लिए। अब हम देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना आप, ये रहा। फिर हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, ये जला। अब ये जो ठंडा था हम इसको यहाँ पर रख दिए। अब देख लो ये पूरा यहाँ पर जैसे ही हमने रखा, क्या इस कपड़े को कोई नुकसान हुआ? नहीं हुआ। ये आग जो है ये सीधा ये हो गया। क्यों? तो ये इसको मैंने डायरेक्ट बंद कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि इससे जो हमारा ऑक्सीजन का प्रेजेंस है वो खत्म हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर कट गया, हीट का भी यहाँ कट गया। तो जैसे मैंने इसको अब यहाँ फेंका, अब मैं इसको अगर छू तो ये जैसे उस समय अगर मैं छूता तो गर्म होता, अगर मैं जैसे फूक मार के ये कर दूं तो गर्म होता। लेकिन जो अगर अभी मैंने इस पे ठंडा कपड़े से ये कर दिया तो ये ठंडा होगा। अब इसका अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वैसी चीजें जिसकी जरूरत हमें हो, जिसको हमें थोड़ा सा बचाना है, जैसे तो इसमें हम घरेलू चीजों को बचाना है, तो इसमें हम इसका प्रयोग, इसका उपयोग, इसका यूज हम कर सकते हैं। यानी कि जो हम ये बताए कपड़े वाला, कोई भी है, जैसे आप कोई भी किसी भी चीज में आग लग गई, ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि आप पूरा जलने दोगे, हो सकता है उसमें कोई भी चीज बच जाए। ठीक है, तो उसमें आप इसका प्रयोग करोगे। ठीक है, अब ये तो गर्म बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट फूक मार के ये करता तो ये गर्म होता। अब जैसे देखो, अब आपने अब जैसे देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तो आपने सुना होगा कि आप फूक मार के, जैसे अगर अगर आप यहाँ पर फूक मारते हो, जैसे ये कोई माचिस है, ठीक है, ये माचिस है, अब इसमें लगा हुआ है आग। अब अगर आप इसको फूक मारोगे तो ये यहाँ पर बुझ जाएगा, ये नहीं जलेगा। लेकिन अगर कोई बड़े एरिया में आग जल रहा हो, वहां पर आप फूक मारो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जोर से हवा चले तो ये आग और फैलता है। ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए कि जैसे देखो वहां पर आप डायरेक्ट फूक रहे हो, तो यहाँ पर ये छोटे लेवल पे आग जल रहा है। तो जब ये छोटे लेवल पे आग चल रहा है तो आप फूकोगे तो इस यहाँ से तुरंत ही ऑक्सीजन चला जाएगा, और थोड़ा बहुत हीट का भी आप फूकते हो तो वहां पर थोड़ी ठंडक भी होती है, तो हीट का भी प्रेजेंट थोड़ा कम होगा। लेकिन यहाँ पर जोरों से हवा चलती है, तो ऐसा थोड़ी है कि देखो अब समझो, आप जो फूक रहे हो वो यहाँ पर आप फूक रहे हो तो आप मुंह से फूक रहे हो, आप फूक रहे हो तो मुंह से फूक रहे हो, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, क्योंकि आप लेते हो ऑक्सीजन हो लेकिन निकालते तो कार्बन डाइऑक्साइड हो। यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो। अब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा जो है कि फायर खत्म हो जाता है। और यही जो आपके स्कूल में फायर कुछ देखो नाम उसका भूल रहा हूँ, फायर कुछ एग्जिंग कुछ इसी टाइप का रहता है, देखो नाम मेरे को थोड़ा याद करने में, आपके बुक में भी वो फिगर गिवन है। ठीक है, तो वहां से आप ये कर लो, थोड़ा नाम मेरे को याद करने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, आप उसको ये कर लो। तो उसमें क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है ना, उसी के कारण आपका जो है आग लगने की संभावना कम होती है। तो जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड हो साइड वहां पर ऑक्सीजन का एब्सेंस कर देता है। तो आपके मुंह से क्या निकल रहा है, जैसे आप फूकते हो तो आपके मुंह से ऑक्सीजन ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, लेकिन जब बाहर में हवा चल रही हो तो वो तो अपने साथ ऑक्सीजन भी ला रही हो, तो क्या ऑक्सीजन इसको और नहीं जलाएगा? क्योंकि अगर मान के चलो कोई भी फ्रेश ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन सिलेंडर है जो कि 100% प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर में अगर आप मन के चलो निकाल के लगाओ तो वो इतनी मतलब फ्रेशली चलेगा, बहुत तुरंत ही जल जाएगा। और इसमें थोड़ा टाइम इसीलिए लगता है। अब देखो कि यहाँ पर तो कंबसन हो रहा है,
तो यहाँ पर आग ज्यादा लगा है क्योंकि वो साथ में ऑक्सीजन ला रहा है, और अगर प्योर ऑक्सीजन लाए तो पूरा धधक जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन साथ में ला रहा है ना, तो यहाँ पर फायर और ज्यादा कैच करेगा, जितना ऑक्सीजन आएगा उतना फायर कैच करेगा, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो ये बुझ जा रहा है। समझ गए कि ये अथी है। अब बहुत सारे लोगों को ये कहावत याद आ गई होगी कि आंधी लघु लघु दीप दीप बुझाती धधकाती है दावानल, तो यही है। समझ गए कि आंधी है वो छोटे छोटे दीपक को बुझा देती है, कैसे? तो वहां पर वो बहुत ही हाई लेवल से लाती है ना, जैसे यहाँ पर बहुत बड़े लेवल में कंबसन हो रहा है, आग जल रहा है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, ऑक्सीजन भी आता है, तो दोनों की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन अगर आंधी चलती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन ये थोड़ा स्पीड में चल जाता है, जिसके कारण वो बुझ जाता है। और इस पे स्पीड में भी जाने के कारण हवा जो चलती है, यहाँ पर स्पीड में जाने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ा चला जाता है, तो उतने अच्छे से जल नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर जब स्पीड कम हो जाता है वो, तो ये जल जाता है। मतलब स्पीड, आंधी का स्पीड ज्यादा हो तो ये और जलने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हाई लेवल का हो। समझ गए कि यहाँ पर ये है। अब देखो मान के चलो कभी ऐसा हो कि आपके बॉडी में ही फायर कैच कर ले, तो आप क्या करोगे? जलते रहने दोगे? नहीं ना। आपकी बॉडी जब आपका बॉडी फायर कैच करे तो अब आपका बॉडी मान के चलो फायर कैच करे तो आप क्या करोगे? तो आपको जैसे मान के चलो, आप बहुत सारे लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, ठीक है, बॉर्डर फिल्म देखी होगी, तो वो जो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, यानी कि जो हमारे जो लोंगेवाला में जो युद्ध हुआ था उस पे बेस्ड है, जो मतलब इंडियन और पाकिस्तान वॉर में हुआ। तो अब देखो वहां उसको अभी आप छोड़ो, उस पे ध्यान मत दो, ठीक है। मतलब ये इंडियन और ये जब वो बांग्लादेश पे जुल्म कर रहा था तब की बात है, तो वहां पर लोंगेवाला में, राजस्थान के लोंगेवाला में युद्ध हुआ था, तो उधर अभी हम नहीं जाते हैं। अभी उसमें आप देखे होंगे कि कुलदीप सिंह चांदपुरी का जो रोल निभा रहे थे, एक्टर का नाम मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे को फिल्म में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आर्मी में बनना चाहता हूँ, इसलिए आर्मी में जो ये है तो उसमें मेरे को इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं उसको देखा था, तो पापा लोग के साथ देखे थे। तो उसी में जब उनके पीठ में जो कुलदीप सिंह चांदपुरी का जो रोल किए थे, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के, तो उनके पीठ में जो फायर कैच किया था तो वो जमीन पर घिसने लगे, ठीक है। अब जमीन पर घिसने से क्या हुआ? एक तो ऑक्सीजन खत्म हुआ, दूसरा जो घिसने से क्या होता है, घिसे तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस वहां पर हट गया, और वहीं पर ऑक्सीजन, ये मतलब फायर ये हो गया। अब मान के चलिए आपको थोड़ा सा पेन होगा, क्यों? दर्द थोड़ा होगा, जैसे आपके हाथ में मान के चलिए आग लग जाए। अब जैसे हाथ में, यहाँ पे हाथ में आग लगा, अब थोड़ा इस एरिया को जला दिया, यहाँ पर और जला रहा है, तो आप इसको जलने थोड़ी दोगे कि घिसेंगे तो और दर्द होगा? थोड़ा सा हाँ मान के, क्योंकि ये इतने दूर में आग है तो यहाँ पर आपको दर्द होगा, लेकिन बाद में वो आग शांत हो जाएगी तो आपका पूरा शरीर, पूरा हाथ अगर जलने से बच जाएगा। वहां पर मान के चलो पानी ना है, तो इसीलिए वहां पर आप ये करो, ठीक है। कि यहाँ आपके बॉडी में अगर फायर कैच कर ले तो आपको रब करना है। अब मान के चलो ये फायर है वो कैसे मतलब प्रोड्यूस कैसे होता है, अब हीट उसमें कैसे आता है? तो हीट आता है फ्रिक्शन से, घर्षण से। अब जैसे आप अपने हाथ को ऐसे घिसो, ठंड में आप क्या करते हो? ऐसे आप हाथ को अपने घिसते हो। अब हाथ को जब घिसते हो तो वहां पे क्या आपके हाथ को गर्म लगती है, इस तरीके से हाथ घिसते हो तो पूरे उसमें से ये कर ले, तो हाथ को घिसते हो ना। तो बहुत पहले जमाने में आग की खोज कैसे हुई थी? दो पत्थर के टकराने से इस तरीके से करते थे तो टकराती थी। तो अब जब वो टकराते थे तो आग प्रोड्यूस होता था, कैसे? तो क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण अग्नि उत्पन्न होती थी, यानी फायर प्रोड्यूस होता था उससे। अब जब फायर प्रोड्यूस हुआ यानी आग प्रोड्यूस हो गया पत्थरों से, तो जैसे मान के ये है, अब दो पत्थर हैं और उससे मैंने घिसा तो यहाँ पर लगा, तो ये तुरंत ये पेपर है वो फायर कैच कर लेगा, इसमें नो डाउट कि नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ही मतलब फ्रिक्शन के कारण हीट हमारा आता है और वो उसी से ही ये फायर कैच कर लेता है, ठीक है। अब ये तो आप समझ लिए कि आप ये करोगे, लेकिन अगर मान के चलो कोई बिल्डिंग में आग लग जाए बहुत हाई लेवल पे, तो आप क्या करोगे? ये तो मतलब निंजा टेक्निक हो गई नॉर्मल, की घर में आग लग गई तो
तो अब इलेक्ट्रिसिटी में जब आग लग गई तो उसमें हमको वाटर तो बिल्कुल ये नहीं करना है, हमको सैंड से उसको उस आग को बुझाना है, ठीक है। और मान के चलो वहां पर अगर ना आ पाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये करना है, वहां पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस को हटाना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करना है अगर इलेक्ट्रिसिटी में से आग लगे तो, ठीक है। अब मान के चलो बहुत ही हाई लेवल पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है बहुत ही, मान के चलो 20 माले की बिल्डिंग है, 20 फ्लोर से इसमें 20 माले की बिल्डिंग है, इसमें हम के 5 ऊपर वाले फ्लोर में आग लग जाए, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि कंबल से या फिर सैंड मारते रहोगे तो आग बुझेगा, तब तो बहुत देर हो जाएगी ना। अब बताओ कि बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए वहां पर हमको फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है। अब आपको आप जब कोई न्यू फोन लेते हो तो उसमें सबका एम्बुलेंस का नंबर, फिर 100 यानी ये सब का नंबर, 102 एम्बुलेंस, 100 यानी पुलिस का नंबर, उसमें आपको फायर ब्रिगेड का भी नंबर दिया रहता है। अब वो नंबर क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, क्योंकि ये सब आपका होमवर्क है। और वो क्या लाते हैं, तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाते हैं, वहां से जब छोड़ते हैं ना तो ऑक्सीजन की का जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मतलब का लेवल बढ़ता है और ऑक्सीजन का लेवल घटता है, कम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जिसलिए फायर खत्म हो जाता है। तो ये था कि हम किस तरीके से फायर से बच सके। अगली स्लाइड में हम जानेंगे कि फ्लेम किसे कहते हैं, फ्लेम का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो अब आपका होमवर्क क्या था, एक तो हमने दे दिया कि कैसे मतलब फायर, ये पेट्रोल कैसे केरोसिन से जल्दी फायर कैच कर लेता है। दूसरा, आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि आप जब घर में आग लग जाए तो आप कैसे बुझाते हो, ठीक है। तो अब हम भी अपने पेरेंट्स से पूछ के, अपने मम्मी पापा से पूछ करके आपके साथ वो हम इसी वीडियो में शेयर करेंगे कि कैसे आग से बचा जाता है। तो ये तो था हम हाउ टू सेव फ्रॉम फायर, हम कैसे फायर से, आग से बच सकते हैं। अब हम जानेंगे कि फ्लेम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम फ्लेम का स्ट्रक्चर जानेंगे। तो अभी हम फ्लेम नहीं पढ़ेंगे, उस समय एक टॉपिक छूट रहा था हमारा, टाइप्स ऑफ कंबसन, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबसन, यानी दहन के प्रकार। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि हम भी अपने मम्मी पापा से पूछेंगे कि अगर आग लगे तो हम किस तरीके से सेफ्टी बताएं। तो उन्होंने भी वही बताया जो मैंने बताया, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल भी बताया कि जैसे घर में अगर आग लगे तो हम उसको किस तरीके से ये करें। तो देखिए सुनो, अगर घर में मान के चलो नॉर्मल किसी भी ये में आग लग जाए, कि जैसे कोई भी लकड़ी जली या कुछ भी में आग लग जाए, तो उसके लिए उन बताएं कि हम सीधा पानी ये मारेंगे, उसके से पानी उससे बुझाएंगे। क्योंकि अगर मान के चलो कोई लकड़ी का ढेर है, यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियां जमा है, अब यहाँ पर आग लग जाए, यहाँ पर जो आग लगे तो उसके लिए हम यहाँ पर पानी से इससे बुझाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आग इलेक्ट्रिसिटी से लगे, तो इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जाए तो हम क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी से आग लगे तो उन्होंने कहा कि सीधा हम उसका कनेक्शन काट देंगे, यानी उसका टोका हटा देंगे। टोका गांव देहात वाले बच्चे इसको अच्छे से समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे 4 तार होते हैं, 4 वायर्स होते हैं, ठीक है, एक पोल के बीच में, इस तरीके से आगे भी ये बढ़ता जाता है 4 वायर, और इधर भी ये चलता जाता है। तो मान के चलो इसमें आप दो इस तरीके से बना हुआ होता है अल्युमिनियम का, ये वो इसमें फंसता है, और इधर आपका कनेक्शन एक, ठीक है, रहता है। 3 गर्म रहता है, एक ठंडा रहता है, तो आप ये जो है इसी तरीके से रहता है। तो उसमें से आपका जो है निकलता है, तो उस कनेक्शन जो मतलब उसी से घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो उन्होंने कहा कि सीधा हम उसी कनेक्शन को हटा देंगे। उस कनेक्शन को हटाने से क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब तक वहां पर रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जब तक वहां रहेगा, तब तक इलेक्ट्रिसिटी जब तक वहां पर फ्लो होते रहेगी, तब तक वहां पर आग जलते रहेगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद हुआ तो आग
खत्म हो जाएगी। लेकिन मान के चलो आग और तेजी से फैल जाए, हम थोड़ा लेट हो जाए उसको कनेक्शन बंद करने में, तो हम क्या करेंगे? तब उन्होंने बताया कि तब हम सैंड का यानी बालू उस पे फेंकेंगे, तब वो बुझेगा। अब मान के चलो कि अगर गैस में आपकी मम्मी जिस पे गैस से खाना बनाती है उसमें आग लग जाए, तो उसमें उन्होंने बताया कि हम कंबल लेंगे, उसको भिंगा करके सीधा उसमें उसके ऊपर ढक देंगे, और एक दो कंबल हम उस पर ढक देंगे, जिससे वहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम हो जाएगा और फिर हीट भी का भी एब्सेंस हो जाएगा और फिर वो बंद हो जाएगा। तो ये उन्होंने अच्छे तरीके से बताया। अब आप अपने पेरेंट्स से पूछ के कमेंट में बताएंगे कि आपके पेरेंट्स ने क्या कहा। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंबसन यानी दहन के प्रकार। सबसे पहला है स्पोटेंस, रैपिड और एक्सप्लोसिव। ठीक है, यानी यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबसन। ठीक है, यहाँ पर हमें तीन टाइप्स के कंबसन होते हैं। अब उन तीनों को हम अच्छे तरीके से उसके उदाहरण के साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्पोटेंस कंबसन। तो देखो ये क्या है, द टाइप्स ऑफ कंबसन। भैया ये है तो लेकिन तो ये टाइप्स भी तो होगा, तो इन तीनों को पहले याद कर लो, स्पोटेंस, रैपिड और एक्सप्लोसिव। स्पोटेंस, रैपिड और एक्सप्लोसिव। तो द टाइप्स ऑफ combustion by which material burst into flame, it occur at room temperature. Example, burning of yellow phosphorus. अब आपके ऊपर से निकल गया होगा कुछ बच्चों के को समझ में आया होगा। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ कंबसन बाय विच मटेरियल ब्रस्ट इनटू फ्लेम। ये एक ऐसा कंबसन है जिसमें जो भी सब्सटेंस, यह एक इस प्रकार का दहन है जिसमें जो भी वस्तु हो वो ज्वाला में परिवर्तित हो जाती है, यानी फ्लेम में। ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने माचिस को जलाकर आपको दिखाया था ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर जैसे कि आप दिया वगैरह में जलाते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसी स्ट्रक्चर में मटेरियल क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। मटेरियल ब्रस्ट हो जाता है यानी टूट जाता है। मटेरियल क्या होता है, टूट जाता है। किसमें, तो फ्लेम में। ठीक है, और ये कब किस में होता है, तो ये रूम टेम्परेचर, जैसे जिस कमरे में अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसी कमरे के टेम्परेचर में ये स्पोटेंस कंबसन होगा। ठीक है बबुआ, समझ गए इतना? चलो बढ़िया बात है। लेकिन फिर से हम एक बार इसको रिकॉल करते हैं। तो देखो इस कंबसन में सबसे पहले तो मटेरियल जो हमारा है वो फ्लेम में टूट जाएगा, उसके बाद ये रूम टेम्परेचर में, और ये जो रूम टेम्परेचर से जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है, समझो रूम टेम्परेचर से इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो लो होगा। रूम टेम्परेचर से इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा। रूम टेम्परेचर से इसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा। समझ गए? चलो अब देखो रैपिड कंबशन। रैपिड वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा तेज। ठीक है, तो इट अकर रैपिडली इवॉल्विंग। ध्यान रखना यहाँ पर एन नहीं है, इनवॉल्विंग नहीं है, इवॉल्विंग है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मार्क्स उनका एग्जाम में कटता है कि वहां पर इनवॉल्विंग लिख देते हैं, लेकिन होता है इवॉल्विंग है। ठीक है, तो इट अकर रैपिडली इवॉल्विंग लॉट ऑफ हीट लाइट एंड लाइट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो सबसे पहला तो ये है कि इस प्रकार का कंबसन है, इस प्रकार की दहन है जिसमें एक बार जब आग तेजी से लगे तो एक बहुत ही तेज मात्रा में, एक बार बहुत ही तेज मात्रा में आग का प्रोड्यूस हो। ठीक है, आग लगे बहुत ही तेज मात्रा में। अब जैसे अब आग लग गई बहुत तेज मात्रा में और हीट को भी बहुत तेज मात्रा में प्रोड्यूस करे, हीट भी बहुत ही तेज, मतलब बहुत ही तीव्र गति से प्रोड्यूस करे, लेकिन वो क्या होगा, शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे अगर आप माचिस को जलाते हो तो माचिस को जलाते ही तो एक अचानक तुरंत ये डायरेक्ट होता है। जैसे इसको आप जैसे ही ये जो है आप जैसे ही इसको जलाते हो तो ये डायरेक्ट इतना कितना ये लिया, बाद में ये शांत हो जाता है। तो यही है, यह क्या है, यह एक तरीके का रैपिड कंबशन है। ठीक है, रैपिड कंबशन ये एक तरीके का क्या है, रैपिड कंबशन, जिसमें क्या हो रहा है
कि रैपिड कंबशन में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर जो है ना कि रैपिड कंबशन में क्या हो रहा है कि हीट और लाइट तो डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है और लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में के लिए, ठीक है। तो स्पोटेंस कंबशन का एग्जांपल आपने देखा बर्निंग ऑफ येलो फास्फोरस, जो हम येलो फास्फोरस को बर्न करते हैं, और इसका एग्जांपल हो गया सीएनजी और केरोसिन, ठीक है, इसका एग्जांपल। अब है हमारा एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या, तो इट इज द कंबशन दैट अकर extremely fast with release of heat, light and also loud sound। अब देखो कि ये इस कंबशन में क्या हो रहा है कि ये जो इस कंबशन में क्या हो रहा है कि रिलीज कर रहा है, रिलीज हो रहा है, ये जो कंबशन है वो रिलीज हो रहा है, किसके साथ रिलीज हो रहा है, तो हीट के साथ, लाइट के साथ, और बड़े ही मतलब फास्टली रिलीज हो रहा है। इस दहन में क्या हो रहा है, इस दहन में बहुत ही तेज गति के साथ हमें प्राप्त हो रहा है क्या, वो निकल रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, बहुत ही तेज गति के साथ उष्ण यानी हीट, लाइट यानी प्रकाश, और लाउड साउंड यानी तेज ध्वनि निकल रही है। एग्जाम्पल में आप क्रैकर्स ले सकते हो, जैसे आप दीपावली में पटाखे जलाते होगे, तो जैसे ही आप पटाखा जलाते हो, पटाखे जलाते समय अगर आप उसके सामने रहते हो तो उसमें जो भी है कि जैसे मान के चलो हमारे तरफ जैसे होता है ना कि एक मुर्गा छाप पटाखा आता है, तो उसको हम लोग मिर्चैया पटाखा कहते हैं, फिर बुलेट वगैरह तरह तरह के नाम है, ठीक है। तो हम उसी को अगर हम बनाए, ये जैसे है, ये मैं बना रहा हूँ मिर्ची पटाखा, इस तरीके से रहता है। अब इसके ऊपर वाला जो रहता है मैं टाइम आग ये पेपर से लपेटा हुआ रहता है, जिसके कारण डायरेक्ट जलाओ तो तुरंत ही जल के फट जाता है, इसीलिए हम इसके ऊपर वाले लेयर को छील लेते हैं और यहाँ पर जो है धागे जैसा रहता है उसको, तो उससे जलाते हैं तो हमें थोड़ा भागने का टाइम मिल जाता है। अब मान के चलो हम आप इसको जलाते हो और आप उसके डायरेक्ट सामने रह जाते हो, सामने रहने से क्या हो रहा है, तो सामने रहने से यहाँ पर जो है जो कंबसन हो रहा है, मतलब ये जैसे ही आप सामने रहे तो ये जल रहा है, तो जब जैसे ही ये जल के फटेगा तो जो इससे जो चिंगारियां निकलेगी, वो जो तितकियां निकलेगी, चिंगारियां निकलेगी, वो सीधा आपके शरीर पर पड़ेगी, तो आपको क्या हीट महसूस होगा, गर्मी, आपको जलन होगी, और ये जब फटता है तो एक लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो बहुत तेजी से प्रोड्यूस करता है, तुरंत ये खत्म हो जाता है, और लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है, बहुत ही ये करता है, क्योंकि आप सबने जलाया होगा तो आप लोगों ने इसे देखा होगा कि किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंबसन, ठीक है। अब हम जानेंगे फ्लेम के स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसके लिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम इससे पहले कि इसको एक बार फिर से थोड़े शॉर्ट वे में रिकॉल करते हैं। टाइप्स ऑफ कंबसन बाय व्हिच देखो स्पोटेंस कंबसन में क्या हो रहा है कि जो मटेरियल है वो ब्रस्ट हो रहा है फ्लेम में, और ये रूम टेम्परेचर में हो रहा है, और यहाँ पर लिखा नहीं है फिर भी, लेकिन जो रूम का टेम्परेचर है और इसका इग्निशन टेम्परेचर इससे लो होगा। इसका एग्जांपल में आप बर्निंग ऑफ येलो फास्फोरस ले सकते हो। रैपिड कंबसन में क्या होगा कि रैपिडली इवॉल्व करेगा किसको, तो हीट को करेगा और लाइट को करेगा, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एग्जांपल में सीएनजी और केरोसिन। और कंबसन होगा मतलब एक्सप्लोसिव कंबसन में क्या होगा कि बहुत ही तेजी से वो रिलीज होगा, बहुत ही तेजी से वो रिलीज होगा, कंबसन जो बहुत ही तेजी से रिलीज होगा, इसके साथ तो हीट, लाइट और ऑल्सो लाउड साउंड यानी तेज ध्वनि के साथ होगा। तो एग्जांपल में इसका क्रैकर्स, तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फाइनली अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो टॉपिक है फ्लेम, ठीक है। यानी देखो हमने ये तो पढ़ लिया था कि कंबसन यानी इस ये जो हमारा चैप्टर है उसका एक स्तंभ को हमने पढ़ लिया, आधा चैप्टर पढ़ लिया था, अब मतलब आधा से ज्यादा पढ़ लिया था, 3/3 पार्ट इसका पढ़ लिया था, बचा एक पार्ट वो जो फ्लेम था उसको अब हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्लेम क्या है, रीजन ऑफ बर्निंग गैस, ठीक है, ये बर्निंग गैस का एक रीजन है, ये रॉइजन है, ठीक है।
तो ये जैसे कोई भी गैस बर्न करता है तो उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो बर्न करता है, जो आग की जो लहरें होती है, लहरें मतलब जो आग जो जलती है वो जो होता है उसी को हम कहते हैं फ्लेम। ठीक है, अब है हमारा इनर जोन और डार्क जोन, सॉरी इनर जोन, मिडल जोन, आउटर मोस्ट जोन। इसका मतलब ये कि जैसे देखो कि हमारा जो भी है ना, जैसे ये जो फ्लेम है इसके 3 जोन होते हैं। फ्लेम के कितने जोन है? 3 जोन। ठीक है, फ्लेम के जो है 3 जोन है, जो कि पहला है इनर जोन जिसको हम डार्क जोन भी कहते हैं, मिडल जोन और आउटर मोस्ट जोन। तो चलो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हमारा इनर जोन। इनर जोन को हम डार्क जोन से भी जानते हैं। तो इसका जो कलर है, ये जो मतलब फ्लेम है उसका फिगर, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं इसलिए मैंने नहीं बनाया, इसका फिगर है 6.13 मेरे हिसाब से। तो इसका जो कलर है वो ब्लैक है। ठीक है, इट कॉल्ड अनबर्न जोन ऑफ वे। ठीक है, सॉरी वैक्स। ये जो मतलब देखो वैक्स किसे कहते हैं? जो कैंडल का जो लंबी डंडी होती है ना ऐसा वाला, उसी को हम वैक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो ये है ना कि अनबर्न्ड जोन ऑफ वैक्स होता है, ये जो है ना ये जल अच्छे से जला हुआ नहीं होता है। ठीक है, और ये जो है ना लीस्ट हॉट होता है, इट इज नो कंबशन जोन। और ये जो है ना कंबशन जोन नहीं होता। ठीक है, इनर जोन को हम डार्क जोन भी कहते हैं, इसका कलर ब्लैक होता है। ये है अनबर्न्ड जोन ऑफ वैक्स होता है। ये इसका जो है ना ये कंप्लीट मतलब ये कंबशन जोन बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और ये लीस्ट हॉट होता है। क्या? तो लीस्ट हॉट यानी कम गर्म। अब है हमारा मिडिल जोन जिसको हम कहते हैं ल्यूमिनस जोन। क्या कहते हैं? मिडिल जोन को हम ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं। जोन इनकम्प्लीट कंबशन, ये जोन इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इस जोन का जो पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कंबशन नहीं होता। ठीक है, ये देखो इनर मोस्ट जोन में कंबशन जोन ये था ही नहीं, लेकिन इसमें कंबशन हो रहा है लेकिन इनकम्प्लीट हो रहा है, फिर कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो ल्यूमिनस जोन, यानी ये जो है ना ल्यूमिनस जोन, जैसे अभी हम नीचे हम आ गए हैं तो ल्यूमिनस जोन मतलब मिडिल जोन को ही हम ल्यूमिनस जोन कहते हैं। और इसका जो कलर होता है वो येलो होता है। ठीक है, कैसा कलर हो रहा है इसका भैया? तो भैया इसका कलर येलो यानी पीला है, ऐसा। ठीक है, अब ये जो है ना मॉडरेट हॉट होता है। मॉडरेट यानी कि ना ज्यादा ना कम, बीच का। यानी बीच जो देखो बीच का है तो बीच वाला मतलब बीच का है तो मॉडरेट हॉट भी होगा। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? तो येलो होता है, ल्यूमिनस जोन होता है। जोन होता है ये जोन इनकम्प्लीटली कंबशन का होता है। ठीक है, अब है हमारा आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन जो कि पूरा हॉट एकदम गर्म होता है, लावे से उबला हुआ। ठीक है, तो इसको ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। नॉन ल्यूमिनस जोन इसी को कहते हैं, और ये कंप्लीटली कंबशन होता है। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस जोन इसे कहते हैं और ये कंप्लीटली कंबशन होता है। क्लियर है? इनर जोन जिसको डार्क जोन कहते हैं, कलर ब्लैक होता है। ये जो अनबर्न्ड जोन वैक्स का होता है। और ये जो है ये मतलब ये इसमें ये कंबशन जोन नहीं होता, ये लीस्ट हॉट होता है। ये ल्यूमिनस मिडिल जोन को ल्यूमिनस जोन कहते हैं। ये इनकम्प्लीट कंबशन, इसमें कंबशन होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है। और ये इसका जो कलर है येलो है, इसको मॉडरेट हॉट मतलब मॉडरेट हॉट होता है ये। और ये जो है आउटर मोस्ट जोन, इसको हॉटेस्ट जोन कहते हैं, जो कि नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। और ये पूरा कंप्लीटली कंबशन होता है। अब है हमारा फ्यूल। ठीक है, तो देखो इट इज सब्सटेंस दैट ऑन बर्निंग प्रोड्यूस लॉट ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जलने पर क्या प्रोड्यूस कर देता है?
तो ये जो जलने पर हमारा प्रोड्यूस करता है, ये मतलब जो सब्सटेंस जो कि जलने पर हमारा प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, तो लॉट ऑफ हीट, यानी कि ये बहुत मतलब भारी मात्रा में एनर्जी, भारी मात्रा में ऊर्जा का संचार करता है, ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। अब देखो टाइप्स ऑफ फ्यूल, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, फ्यूल 3 टाइप्स के होते हैं, ये एग्जाम में आता है। तो फ्यूल 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब तीनों का एग्जांपल दो, हमको बिना एग्जांपल के कुछ पल्ले नहीं पड़ता, तो दे देते हैं। चलो, सॉलिड का एग्जांपल हो गया हमारा कोल, कोक, वुड, यानी कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, और कोक यानी ये सॉलिड है क्योंकि ये जलते हैं और इससे कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, तो ये सॉलिड के एग्जांपल हो गए, फ्यूल में ये सॉलिड के एग्जांपल हो गए। लिक्विड में पेट्रोल, डीजल और एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें आप केरोसिन भी ऐड कर सकते हो। तो लिक्विड में पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, केरोसिन और भी बहुत सारे होते हैं। और गैस में हमारे सीएनजी और एलपीजी। अब देखो यहाँ से आपको सीएनजी का फुल फॉर्म पूछता है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और देखो और एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये दोनों गैस इन सब के मुकाबले मतलब ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए आजकल जो ज्यादातर गाड़ियां भी आपने चलती है तो वो सीएनजी ये सब पर चलती है। अब देखो आपने सुना होगा सीएनजी ग्रीन बस सर्विस, तो ये सब क्या है, ये सब सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियां हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो है ना कि सीएनजी जो है, सीएनजी गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, ये सीएनजी गैस एक ऐसा गैस है जो कि मतलब सीएनजी और एलपीजी ये गैस हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमने समझ लिया, क्या समझे, तो हम जोन्स के बारे में, फ्लेम के बारे में समझे, जोन उसके जो जोन होते हैं उसके बारे में समझे, फिर फ्यूल के बारे में और टाइप्स ऑफ फ्यूल के बारे में समझे। अब हमारा 3 चीजें बाकी है, यानी 3 टॉपिक। पहला फ्यूल इफिशिएंसी, 4 है फ्यूल इफिशिएंसी, उसमें हमें कोलारिफिक वैल्यू के बारे में पढ़ना है। कोलारिफिक वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे ये सब जो है ना फ्यूल, इन सब को हम जब जलाते हैं तो इनके द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होता है उस किलो जूल पर केजी में नापा जाता है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर हम जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और एसिड रेन के बारे में। ठीक है, तो हम अगले साइट में आपका चैप्टर पूरी फिनिश हो जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोलारिफिक वैल्यू, ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा कोलारिफिक वैल्यू। तो देखिए कोलारिफिक वैल्यू कहते किसको है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबशन, इट मेजर इन किलो जूल पर केजी। ठीक है, किलो जूल को यहाँ पर आप केजे से डिनोट करते हो और केजी तो केजी है। ठीक है, अब देखो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबशन, जितना अमाउंट ऑफ हीट जो कि कंप्लीट कंबशन में प्रोड्यूस होता है, यानी एक पूरा कंबशन हो गया उससे जो भी हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उस वही तो है हमारा कोलारिफिक वैल्यू। अब ये जो कोलारिफिक वैल्यू है ये मेजर होता है, इसका जो मेजरमेंट का यूनिट है, ये जो मेजर जिसमें होता है वो किलो जूल पर केजी। अब यहाँ पर टेबल 6.4 है, तो टेबल 6.4 में क्या गिवन है, टेबल 6.4 में आपको गिवन है कि कोई भी जैसे कोई क्या कहते हैं, एक मिनट, कोई भी फ्यूल है वो कितना, उसका जो कोलारिफिक वैल्यू है वो कितना है, तो जैसे काउ डंग केक यानी गोबर का कितना है, तो 6000 से 8000 है। तो उसी तरीके से आपको इसको पूरे अच्छे तरीके से रखना है, क्योंकि ये टेबल आपको भरने के लिए आ जाएगा। या तो आपको ये जैसे हमने अभी काउ डंग का बताया, तो आपसे ये पूछ देगा कि ये दे दिया 6000 से 8000, अब आपसे पूछ देगा कि ये किसका कोलारिफिक वैल्यू है, तो आपको लिखना पड़ेगा काउ डंग केक। ठीक है, ये इस तरीके से एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबशन, इट मेजर इन किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब देखो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आज और डिफॉरेस्टेशन आज यानी वर्तमान समय में, प्रेजेंट में इतनी मतलब इतनी गंभीर समस्या बन गई है
कि इसके बारे में बच्चा बच्चा तक जानता है, और इसको बताने की उतनी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग भी जानते हो। बस इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा ही लिखा है कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अब क्यों इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर ऑफ अर्थ, एंड अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो देखो अर्थ का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो आप इतनी गाड़ी मोटर चलाते हो, पॉल्यूशन क्रिएट करते हो, इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हो, तो एक तो अब देखो इंक्रीज, तो ये इससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसके काउज क्या है, तो इससे ग्लोब मतलब जो भी ग्लेशियर से सब मेल्ट हो रहा है, इससे जो कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक गैस ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में फिर इम्बैलेंस हो रहा है, गैस एक दूसरे से इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि एक का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, अमाउंट तो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब दूसरा, यानी कि जब आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, तो डिफॉरेस्टेशन में पेड़ को काट रहे हो, तो पेड़ कट रहा है तो ऑक्सीजन जो बना रहा है उसका लेवल घट रहा है, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। तो ये इसीलिए है कि एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है, और इसे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में आपके लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि मान लो कि आप अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज होने से नहीं बचा सकते, आप गाड़ी मोटर आप चलाना आपकी जरूरत है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को ये नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑक्सीजन लगाने के लिए आप पेड़ तो लगा सकते हो। पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जिससे क्या होगा कि जैसे अगर आप पेड़ लगाओगे डिफोरेस्टेशन तो थोड़ा कम होगा, अगर आप पेड़ लगाओगे धीरे धीरे आप जो देखते हो, तो आपके देखने से, जिसको आप देखा है इसके भी कहते हो, तो देखने से दूसरे लोग भी ये करेंगे, दूसरे से तीसरा, इसी तरीके से अगर आप पेड़ लगाते जाओ और पानी बचाते जाओ, तो धीरे धीरे जो ये समस्या है वो तो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि फिर एटमॉस्फेयर में जो हमारा गैस है वो इनबैलेंस नहीं होगा, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बैलेंस बनता रहेगा। अभी एक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और ऑक्सीजन यहाँ तो वो नीचे चला जा रहा है, एक दूसरे में बैलेंस नहीं है, एक का हाई है तो दूसरा ये मतलब बहुत ज्यादा हो जा रहा है। इसीलिए आप पेड़ लगाओ और पानी बचाओ, जिससे क्या होगा कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी खत्म होगी, और जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है वो उसकी भी समस्या खत्म होगी। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग पेड़ लगाएं और पानी बचाएं। ठीक है, अब चलिए हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। दैट इज लास्ट टॉपिक इज एसिड रेन। तो देखो, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड टेक द फॉर्म ऑफ एसिड। अब देखो, और सल्फर और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, जो कि सल्फर और नाइट्रोजन मिलके बनते हैं, उसका जो ऑक्साइड है, ठीक है, देखो इसका मतलब क्या, सल्फर प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जिसे आप O2 कहते हो, तो ऑक्सीजन, इन तीनों को मिलके क्या बना, तो सल्फर नाइट्रोजन और सल्फर का जो ऑक्साइड है वो जब रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, जब रेन वाटर में वो मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, तो वो क्या होता है, वो एसिड का फॉर्म होता है, वो फॉर्म हो जाता है, और इसी से होता है एसिड रेन, जिसको हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। अब अम्लीय वर्षा के उससे क्या होता है, मतलब उससे क्या इफेक्ट उसका क्या होता है, तो उससे आपका जो फसल है वो खराब हो जाता है, मतलब जो भी फसलें हैं वो सब खराब हो जाता है। तो ये था हमारा क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 6, जिसका नाम था कंबसन एंड फ्लेम, यानी दहन और ज्वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।